नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से आपको पता है कि हमने चंद्र सीरीज चला रहे थे, चंद्र सीरीज में हम रुद्र चंद्र तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे किसके विषय में, लक्ष्मी चंद्र के विषय में, जिसका टाइम पीरियड रहा है आपका 1597 से 1621 तक। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो देख लीजिए। तो काफ़ी चंद राजाओं के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रुद्रचंद्र मैंने आपको बताया था, लास्ट हमने पढ़ा था रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र के बाद जो राजा बनता है, रुद्रचंद्र के बाद राजा बनता है रुद्रचंद्र का बेटा लक्ष्मीचंद्र। तो सबसे पहले इसने क्या काम करा, जिस प्रकार रुद्रचंद्र ने गढ़वाल पर एक आक्रमण की नीति तैयार की थी, उसी प्रकार लक्ष्मीचंद्र ने भी अपनी पिता की भांति गढ़वाल पर आक्रमण की नीति को जारी रखा। ठीक है दोस्तों, पीछे की वीडियो बता चुका हूं मैं कि रुद्रचंद्र ने बाधानगढ़ पर युद्ध किया था, और आप लोगों को यहाँ पर एक मुझे कमेंट करके बताना है कि जब रुद्रचंद्र ने बधानगढ़ पे अटैक किया था गढ़वाल के राजा के ऊपर, तो रुद्रचंद्र के किस सेनापति को वीरगति प्राप्त हुई थी उस युद्ध में, कौन सेनापति मारा गया था, उस सेनापति का नाम आप कमेंट में करके मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, जब इसने अपनी गढ़वाल पर आक्रमण की नीति जारी करी तो इसने गढ़वाल पर 7 बार क्या करा, आक्रमण किया। कितने बार? 7 बार। 7 बार आक्रमण करने के बाद भी ये प्रत्येक बार क्या रहा, असफल रहा, इसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। लास्ट में जब इसने 8वीं बार अटैक किया गढ़वाल पर, तो इसको क्या हुआ, सफलता प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, अब बात यहां पर देखिए, जब इस समय पे सेनापति कौन था, देखिए इसके सेनापति का नाम था गैंडा सिंह। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी चंद्र का जो सेनापति था उसमें क्या नाम था उसका, गैंडा सिंह था। जब इसने 8वीं बार 7 बार हार मानने के असफलता प्राप्त होने के बाद भी इसने हार नहीं मानी और बार बार अटैक करता गया। 8वीं बार जो आक्रमण का नेतृत्व किया वो क्या, सेनापति गैंडा ने, और इस सेनापति गैंडा के नेतृत्व में लक्ष्मी चंद्र को क्या हुआ, चंद्रसेना को विजय प्राप्त हुई। और यहां पर ही क्या हुआ, इस विजय के उपलक्ष्य में संपूर्ण कुमाऊं में एक दीपावली का जैसा उत्सव बनाया गया, दिवाली का जैसा उत्सव मनाया गया, और इस उत्सव को विजय का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? विजय का प्रतीक माना जाता है। आज भी हम लोग इस उत्सव को क्या कहते हैं, खतड़ुआ। आप सबने नाम सुना होगा खतड़ुआ त्योहार का, जो गाय भैंसों के पालतू जानवर जो होते हैं, दुधारू जानवर, उनके लिए मनाया जाता है। तो माना जाता है कि जब ये लक्ष्मी चंद्र ने गढ़वाल के राजा पर विजय प्राप्ति की थी, तो इसी के उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था, खतड़ुआ बनाया गया था। क्यों इसका नाम खतड़ुआ पड़ा? क्योंकि जो गढ़वाल का सेनापति था उसका नाम था खतड़ सिंह। ठीक है, गढ़वाल के सेनापति का नाम क्या था, खतड़ सिंह या फिर खतड़ुआ। तो कहते हैं कि जब ये लक्ष्मी चंद्र की सेना ने इसको हरा दिया, इसको मार दिया, तो आपका क्या नाम पड़ गया, यहां पर एक त्योहार मनाया गया, और क्या नाम पड़ा उसका, खतड़ुआ नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बाकी देखिए इसके विषय में क्या तथ्य है क्या नहीं है। हम जब उत्तराखंड के त्योहार उत्सव के विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस खतड़ुआ त्योहार के विषय में पढ़ेंगे, वहां हम पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे आक्रमण और कैसे क्या क्या इस आक्रमण की वजह से हम खतड़ुआ बनाते हैं, या क्या इसके अन्य रीजन क्या है इस त्योहार को मनाने के। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने देखा गैंडा सिंह ने अटैक किया और खतड़ सिंह नाम का सेनापति मारा गया, और इस विजय के उपलक्ष्य में हमने खतड़ुआ त्योहार मनाया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, इसके अपने पिता की भांति इसने भी क्या करा था, मुगल बादशाह से भेंट की थी। और कौन से मुगल बादशाह से? जहांगीर से। ठीक है, तो देखिए जहांगीर से भेंट की थी इसने, क्योंकि जहांगीर इसका समकालीन राजा हुआ करता था। अब बात ये निकल कर आती है कि भैया इसने जो जहांगीर से भेंट की, इसके विषय में हमें कैसे पता चला, कैसे हम कह सकते हैं कि इसने जहांगीर से भेंट की थी। तो देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजू के जहांगीरी, उसमें इसने एक व्यंग लिखा है, एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं इसके विषय में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि एक पहाड़ी राजा बहुत सारे पहाड़ी तोहफे के साथ मुझसे मिलने आया था, और इन तोहफों में जो तोहफे लेके आया था उसमें बहुत अच्छे घोड़े हुआ करते थे, पहाड़ी घोड़े। और इन पहाड़ी घोड़ों को क्या कहा जाता था, इसने जहांगीर बोलता है कि इन पहाड़ी घोड़ों को गूंड कहा जाता था, गूंड। ठीक है, इन पहाड़ी घोड़ों को गूंड कहा जाता था। और बहुत सारे हिरन की खार लेकर आया, बहुत सारे शिकरे लेके आया, बहुत सारे बाज लेके आया, और बहुत सारी तलवारें लेके आया, खांडे, खंजर, खुखरियां। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे तोहफे मिलने कौन लेके आया था, एक पहाड़ी राजा लेकर आया था। जो पहाड़ी राजा बहुत ज्यादा धनवान था, बहुत पैसे वाला था, और इसके वहां सोने की खाने भी हुआ करती थी। ये किसने बोला है? ये बोला है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में। तो इससे हम कह सकते हैं
कि इसकी जहांगीर के साथ क्या हुई होगी, भेंट हुई होगी। आगे बढ़िए, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रुद्रचंद्र का जो एक बेटा हुआ करता था, जो जन्मांध था, यानी कि जन्म से अंधा था, उस बेटे का नाम था शक्ति सिंह, कुंवर शक्ति सिंह। तो रुद्रचंद्र ने इस पुत्र की सहायता ली थी। तो इसने भी क्या करा, अपने भाई शक्ति सिंह की सहायता से भूमि प्रबंध किया, कर व्यवस्था करी, तिब्बत व्यवहार प्रबंध किया और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। किसकी सहायता से? अपने भाई शक्ति सिंह की सहायता से। पिछले पीछे भी देख चुके हम इसके बारे में। आगे चलिए, देखिए जो शक्ति सिंह हुआ करता था, ये जन्म से क्या था, अंधा था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस कुंवर शक्ति सिंह को उत्तराखंड का धृतराष्ट्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है, आप आंसर देंगे कि कुंवर शक्ति सिंह को उत्तराखंड का धृतराष्ट्र कहा जाता है। आगे देखिए, इसने जागेश्वर मंदिर जो था, काफी धार्मिक व्यक्ति था लक्ष्मीचंद, इसने जागेश्वर मंदिर को काफी ग्राम दान में दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। लक्ष्मीचंद्र पहला शासक था, लक्ष्मीचंद पहला शासक था जिसने सीमा सूचक और किलेबंदी कराई थी। मतलब देखिए, चंद वंश का पहला शासक लक्ष्मीचंद्र, जिसने अपने राज्य की सीमा में क्या कराया था, सीमा सूचक पत्थर लगवाए थे। आज भी आपको देखने को मिलता है रोड के किनारे माइलस्टोन, जिसमें लिखा होता है कितना किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर दूर। तो भैया यही पहला शासक है लक्ष्मीचंद्र, जिसने अपने राज्य की सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगाए थे और अपने किले की क्या कराई थी, किलेबंदी कराई थी, यानी चारों तरफ से दीवारें बनाई थी। इसने देखिए बागनाथ मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया 1602 में। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर इतिहासकार कहते हैं कि निर्माण कराया, कोई इतिहासकार कहते हैं कि जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, बागनाथ मंदिर का। आगे चलिए, देखिए इसने क्या करा था, आगे चलकर लक्ष्मीचंद्र ने जो था अपने राज्य में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की थी, पहली बात तो। और इसके आगे देखिए, भूमि पर अनेक प्रकार के कर इसने क्या करे थे, लगा दिए थे। भूमि पर अनेक प्रकार के कर लगाए थे, जैसे जियोला, सिरती, बेकर, रछिया, कूत, भात, नेगी, साऊ, कनक, बखरिया, रदगली, ऐसे अनेक प्रकार के कर थे जो किसने लगाए थे, आपका लक्ष्मीचंद्र। तो जितने कर मैंने आपको बताए, इनका अलग से नोट कर लीजिएगा। इन करों को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया कूत किस प्रकार का कर हुआ करता था चंद के टाइम पे, बैकर किस प्रकार का कर हुआ करता था, सिरती किस प्रकार का, जियोला, रछिया, ये करों के बारे में पूछता है किस प्रकार का कर। तो आप आंसर देंगे भूमि पर लगने वाला कर। ये सारे कर किसने लगाए थे, आपका लक्ष्मीचंद्र लगाए थे। नेक्स्ट देखिए, इसने क्या हुआ था, भिन्न भिन्न चीजों को रखने के लिए अनेक अनेक जगह बनाई। इसी में दो प्रमुख जो जगह देखने को मिलती है, एक है न्योवली और दूसरा है विष्टावली। ठीक है सॉरी, न्योवली और विष्टावली। अब ये थी क्या, देखिए दो क्या थी, कचेरी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्योवली और विष्टावली नामक कचेरी का निर्माण किसने कराया, तो आप आंसर देंगे लक्ष्मीचंद्र ने कराया। दो प्रकार की कचेरी, एक न्योवाली और एक विष्टावली। आप जिसको विष्टाली भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर इसका नाम विष्टाली भी आपको देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विष्टाली और विष्टावली एक ही चीज है। अब देखिए, न्योली किस प्रकार की कचेरी हुआ करती थी और विष्टावली किस प्रकार की कचेरी हुआ करती थी, इनमें अंतर समझिए। देखिए, जो न्योली थी समस्त जनता के लिए हुआ करती थी, जो आम जनता होती है, पब्लिक, उनके लिए क्या होती थी, न्योवली हुआ करती थी। और विष्टाली किस प्रकार की थी कचेरी, केवल सैनिक मामलों के लिए। ठीक है, जो आर्मी से रिलेटेड, सेना से संबंधित जो न्याय होता था वो कहां दिया जाता था, विष्टावली कचहरी में, और आम जनता का न्याय होता था आपका कहां, न्योवली में, न्योवली कचहरी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, लक्ष्मीचंद्र ने अपने राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था। कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में इसने बांट दिया था। यह हमें जानना जरूरी है, श्रेणियां कौन कौन सी हुआ करती थी। पहली श्रेणी जो हुआ करती थी, पहली श्रेणी थी सरदार। अब नाम से जैसे पता चल रहा है सरदार, तो भैया बहुत बड़ा शासक या बड़ा पद होगा। तो सरदार होता क्या था, देखिए जो परगने का शासक हुआ करता था उसे सरदार कहा जाता था। ठीक है, जैसे आज की डेट में राज्य होता है, वैसे परगने हुआ करते थे। तो जो परगने का शासक था उसे सरदार कहते थे। दूसरा देखिए, दूसरी श्रेणी थी फौजदार। अब नाम में जैसे यहां पर आ रहा है फौज, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेना से संबंधित होगा। तो जो फौजदार हुआ करता था, ये सेना का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, सेना का जो अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी, उसको फौजदार कहते थे। और तीसरी जो श्रेणी हुआ करती थी वो थी नेगी।
कौन सी श्रेणी? नेगी श्रेणी। क्वेश्चन पूछेगा नेगी श्रेणी किसने, तो आप आंसर देंगे लक्ष्मीचंद ने। अब नेगी श्रेणी का काम क्या था, ये क्या होती थी? देखिए जो नेगी श्रेणी थी ये राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी हुआ करते थे और इनका काम क्या हुआ था, ये अनाज के जो अनाज वगैरह जो था इसका देख रेख करना, करों का देख रेख करने वाला काम करा करते थे। ठीक है दोस्तों, और जो नागरिक प्रशासन था उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था नेगी लोगों का। अब इनका नाम नेगी कैसे पड़ा, क्योंकि इनको जो नेगी हुआ करते थे इनको अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था और इसी दस्तूर को क्या कहा जाता है, नेग भी कहा जाता है। तो यहीं से नेगी नाम आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए लक्ष्मीचंद जो था ये जो था बहुत बड़ा निर्माता था। इसको बड़े बड़े बगीचे बनाने का, बड़े बड़े बाग बनाने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो इसने क्या किया था, बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए थे। किसने? लक्ष्मीचंद ने। अब एग्जाम में कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर कुछ बाग बगीचों के नाम। नरसिंहबाड़ी, ठीक है, पांडे खोला, कबीना और आपका लक्ष्मीश्वर। ये जो बाग बगीचे थे जो मैंने आपको नाम बताया, नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, ये बगीचे किसने बनवाए हैं? आपका लक्ष्मीचंद ने बनवाए हैं। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे इंपोर्टेंट है इसमें नरसिंहबाड़ी। क्वेश्चन आता है नरसिंहबाड़ी नामक बगीचा किसने लगाया, आप आंसर देंगे लक्ष्मीचंद ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसने बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। तो चंद ऐसा कौन सा शासक था जिसने बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की, तो आप आंसर दे देंगे यहां पर लक्ष्मीचंद एक ऐसा शासक था जिसने बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में एक पॉइंट और देखने को मिलता है, कुछ इसके अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं जहां से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले हम बात करते हैं सीरा। यहां पर देखिए एक चीज निकल कर आती है कि सीरा से जो चंदू की वंशावली मिली है, कहां से? सीरा से चंदू की जो वंशावली मिली है वहां इसका नाम क्या देखने को मिला है, लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद। एक है आपका मूनाकोट का ताम्रपत्र। मूनाकोट के ताम्रपत्र में इसका नाम क्या है, लक्ष्मण। ठीक है, और जो मनोदय काव्य है, आगे चलकर हम देखेंगे काव्य आएगा मनोदय काव्य, तो मनोदय काव्य में से क्या कहा गया है, मनोदय काव्य में इसका नाम क्या देखने को मिलता है, लक्ष्मण। तो ये सारे नाम किसके हैं, इसी लक्ष्मीचंद्र के नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हमने देख लिया। और इसके कितने पुत्र हुआ करते थे, कहते हैं कि लक्ष्मीचंद्र के 22 पुत्र हुआ करते थे। कितने? 22 पुत्र। ठीक है, बाकी हम इसके विषय में मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, लक्ष्मीचंद के बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं कि चंद वंश में लक्ष्मीचंद के पास कौन राजा आया और कैसे वो राजा आगे बढ़ेंगे। देखिए लक्ष्मीचंद के बाद जो राजा बनता है उसका नाम आता है आपका क्या, दलीप चंद। क्या नाम आता है, दलीप चंद। इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1621 से 1624 तक। अब देखिए इसके विषय में कुछ ज्यादा खास पॉइंट है नहीं। आपका ये लक्ष्मीचंद का पुत्र हुआ करता था, मैंने आपको बताया लक्ष्मीचंद के 22 पुत्र थे। अच्छा, लक्ष्मीचंद के विषय में एक पॉइंट यह है कि जहां कहते हैं कि जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी, किसके समय पर, लक्ष्मीचंद्र के समय पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दलीप चंद्र जो था लक्ष्मीचंद्र का पुत्र था, लेकिन इसने 3 वर्ष तक ही शासन किया। उसका रीजन ये था, इसके विषय में एक ही पॉइंट देखने को मिलता है कि इसको क्षय रोग हो गया था। ठीक है, क्षय रोग मतलब टीबी हो गई थी, और इसी के कारण क्या हुआ, 1924 में इसकी मृत्यु हो गई। तो वह 3 साल तक इसने शासन किया, किसने, दलीप चंद्र ने। जब इसकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई तो इसके बाद राजा कौन बना, राजा बना कुंवर विजय चंद। अब इसके साथ बहुत बड़ी समस्या यह थी कि भैया ये विलासी प्रवृत्ति का था। विजयचंद बहुत ज्यादा भोग विलासी था, और मैं बता चुका हूं कि जब राजा भोग विलासी होता है तो जो राज दरबार के शक्तिशाली अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, सत्ता को अपने हाथों में ले लेते हैं, क्योंकि राजा को तो सत्ता से मतलब रहता नहीं है, वो भोग विलास में व्यस्त रहता है। तो जितने भी मेन अधिकारी होते हैं, जो महत्वाकांक्षी अधिकारी होते हैं, वो सत्ता को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो यहां पर भी ये देखने को मिला, जब ये विजयचंद्र भोग विलासी था, ये भोग विलास में डूबा रहा, तो कुछ इसके आपका यहां पर शक्तिशाली अधिकारी थे, सुखराम कार्की, जिसमें से आपका सुखराम कार्की, पीरू गोसाई और एक आपका था विनायक भट्ट। ठीक है, तो सुखराम कार्की, पीरू गोसाई, विनायक भट्ट, इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों ने सत्ता किसका कर ली, अपने हाथों में ले ली। तीनों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और विजयचंद्र को कठपुतली बना दिया। अब यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है कि ये विजयचंद्र इन तीनों के भड़काने पर आकर ये विजयचंद्र क्या करता है, एक पुत्र था कुंवर नील गोसाई। कुंवर नील गोसाई किसका पुत्र था, ये पुत्र था आपका लक्ष्मी
चंद का। अब देखिए कहानी कैसे घूमी। विजय चंद्र विलासी प्रवृत्ति का था, सुखराम कार्की, पीरू गोसाई, विनायक भट्ट ने क्या करा, इसके ऊपर कंट्रोल कमांड करना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक अन्य पुत्र हुआ करता था नील गोसाई, ये इनके काम में बार बार दखलंदाजी देने लगा, क्योंकि विजय चंद्र के थ्रू जो भी काम होते थे नील गोसाई उनका विरोध करता था, क्योंकि नील गोसाई को पता था कि कार्य कैसे हो रहा है। जब इनको लगा कि भैया नील गोसाई बराबर हमारा विरोध कर रहा है, तो इसको भड़का कर इन्होंने क्या करा, इस नील गोसाई की हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। और जब इसकी हत्या करी तो इन तीनों ने साजिश के तहत क्या करा, लक्ष्मी चंद्र के अन्य पुत्रों की भी धीरे धीरे क्या कराना शुरू कर दी, हत्या कराना शुरू कर दी, लक्ष्मी चंद्र के अन्य पुत्रों की। तो जब इन्होंने एक एक करके सारे पुत्रों को मार दिया तो लास्ट में क्या हुआ, देखिए लक्ष्मी चंद्र के 2 पुत्र राज्य छोड़कर भाग गए। एक था आपका त्रिमल चंद्र और एक था आपका, दूसरा था आपका नारायण चंद। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरह समझिए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। विजय चंद्र राजा बना, भोग विलासी निकला, तीनों ने मिलकर साजिश करी और नील गोसाई जो विरोध करता था इसकी हत्या करवा दी। धीरे धीरे लक्ष्मी चंद्र के अन्य पुत्रों की भी हत्या कराने लगे ये लोग। और क्या हुआ, 2 पुत्र थे लक्ष्मी चंद्र के, विजय चंद्र और नारायण चंद्र। ये दोनों को जब देखा कि भैया ये तीनों हमारी हत्या करा रहे हैं, तो ये दोनों भाग गए। और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा त्रिमल चंद्र भाग के कहां जाता है। बहुत अच्छी बात यहां पर देखने को मिलती है, गढ़वाल और कुमाऊं के राजा में कुछ ज्यादा अच्छे संबंध थे नहीं, लेकिन यहां पर त्रिमल चंद भाग के कहां जाता है, श्याम शाह के पास। और ये श्याम शाह कौन था, गढ़वाल का राजा था। ठीक है, ये भाग के चले गया श्याम शाह के पास, और नारायण चंद्र भाग के कहां चले जाता है, आपका डोटी राज्य में शरण लेता है। दोनों जने, त्रिमल चंद ने शरण ली गढ़वाल के राजा श्याम शाह के पास और नारायण चंद ने शरण ली डोटी राज्य के पास। अब यहां पर देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि मेहरा फर्त्याल जैसी जाति हुआ करती थी। यहां पर देखिए अब क्या हुआ था, कुछ मेहरा दल हुआ करते थे, कुछ आपका फर्त्याल दल हुआ करते थे। अब ये मेहरा और फर्त्याल दल के बीच में क्या हुआ, मेहरा दल चाहता था कि कौन राजा बने, त्रिमल चंद राजा बने। कौन चाहता था, मैंने आपको पीछे बताया था मेहरा और फर्त्याल दल काफी शक्तिशाली दल हुआ करते थे। मेहरा दल चाहता था त्रिमल चंद राजा बने, और जो फर्त्याल दल था वो क्या चाहता था, आपका कौन राजा बने, नारायण चंद राजा बने। अब देखिए होता क्या है आगे चलकर, आगे क्या होता है, जो तीनों लोग थे ये तीनों क्या करते हैं, ये दोनों भाग जाता है और तीनों मिलकर इस विजय चंद की भी क्या करा देते हैं, हत्या करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और हत्या कैसे करते हैं इस राजा की, क्या माना कहा जाता है कि इस विजय चंद्र को इन लोगों ने क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। ठीक है, और किसने, ये सबसे मेन हाथ किसका था इसमें, सुखराम कार्की का। सुखराम कार्की ने क्या करा, भोग विलासी हुआ करता था, तो इस विजय चंद को जहर देकर दिलवाकर इसकी हत्या कर दी। अब जब राजा की हत्या हो गई तो भैया अब राजा कौन बने, तो मेहरा दल चाहता था कि त्रिमल चंद राजा बने और फर्त्याल दल चाहता था कि नारायण चंद्र राजा बने। यहां पर क्या होता है, त्रिमल चंद इस श्याम शाह की सहायता लेता है, और इस श्याम जिसके हाथ से शरण ली थी, इस श्याम शाह की सहायता से फिर राजा कौन बन जाता है आपका यहां पर, त्रिमल चंद। ठीक है दोस्तों, और त्रिमल चंद फिर 1625 में क्या होता है, चंद वंश का राजा बनता है। और जैसे ही ये राजा बनता है त्रिमल चंद्र, ये क्या करता है, सुखराम कार्की की हत्या करवा देता है, और विनायक भट्ट की आंखें निकलवा देता है, सुखराम कार्की की हत्या करवा देता है, और ये पीरू गोसाई क्या होता है, डर के मारे देश छोड़कर भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों षड्यंत्रकारी को भगा देता है, और यहां पर अब राजा कौन बना आपका, त्रिमल चंद्र राजा बनता है। किसकी सहायता से, त्रिमल चंद की सहायता करी एक तो श्याम शाह ने, गढ़वाल के राजा ने, और मेहरा दल, जो दरबार के मेहरा दल हुआ करते थे, इनकी सहायता से राजा कौन बनता है, त्रिमल चंद राजा बनता है। अब कहानी क्या होती है, देखिए त्रिमल चंद जब राजा बनता है, इसकी कोई संतान नहीं थी। त्रिमल चंद क्या था, निसंतान था। तो त्रिमल चंद कहता है कि भैया मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो त्रिमल चंद क्या करता है, अपने, क्योंकि देखिए सबको तो इन्होंने मार दिया, जब इन तीनों ने सबकी हत्या करवाना शुरू करा तो जितने भी नाते रिश्तेदार हुआ करते थे चंद्रवंश के, जितने भी अधिकारी थे, जितने भी राजा के नाते रिश्तेदार थे, वो सब क्या हो गए थे, दरबार छोड़कर भाग गए थे। जब त्रिमल चंद राजा बनता है तो ये देखता है कि भैया मैं उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, तो ये क्या करता है, ये जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है त्रिमल चंद। त्रिमल चंद कहता है कि मेरा कोई वंशज, ऐसा कोई रिश्तेदार जो इस नरसंहार के बाद बचा हो, उसको ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि जो ये नीलू गोसाई था, नील गोसाई, कुंवर नील गोसाई, इसका एक पुत्र हुआ करता था, उस पुत्र का नाम था बाजा। ठीक है, इस नील गोसाई का पुत्र था बाजा। तो पता चलता है कि भैया नील गोसाई जो हुआ करता था, ये त्रिमल चंद का भाई, उसका पुत्र बाजा अभी जीवित है।
किसको पता चलता है? तिरमल चंद को। और तिरमल चंद क्या करता है? इस बाजा को गोद ले लेता है और यही बाजा आगे चलकर क्या बनता है आपका? बहुत बड़ा शासक बनता है कुमाऊं का, बाज बहादुर चंद। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बाज बहादुर चंद के विषय में, और हम देखेंगे कि इतने भयंकर नरसंहार जब हुआ तो ये बाजा कैसे जीवित रहा। ये सुखराम कारकी, विनायक भट्ट और पीरू गोसाई की नजर क्यों इस बाजा पे नहीं पड़ी? जब उसके पिता की हत्या करवाई नीलू गोसाई की, तो इस बाजा को कैसे छोड़ा इन्होंने? ये बाजा कैसे इस षड्यंत्र से बचा और कैसे फिर ये बाजा राजा बना? ठीक है दोस्तों, और कल जो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, हम देखेंगे बाज बहादुर चंद के विषय में, और एक हम देखेंगे आपका कर्ण कटायत के विषय में भी। किसके बारे में? कर्ण कठायत। कौन था कर्ण कठायत? मैं पीछे आपको बता चुका हूं, जब हमने गरुण ज्ञानचंद्र पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था नीलू कठायत के विषय में, और मैंने बताया था आगे चलकर इसके वंशज निकल कर आएंगे। तो कल हम देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कर्ण कठायत के बारे में भी, और बाज बहादुर चंद के बारे में भी हम देखेंगे कैसे इस षड्यंत्र से बचा आगे, और आगे चलकर समस्त राजाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो हमें कमेंट करिए आपको क्लास कैसे लगी, और ज्यादा देखिए क्लास का जो टाइम हो लंबा हो सकता है, लंबा इसलिए क्योंकि हम सारे पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए टाइम की, वीडियो का अगर टाइम ड्यूरेशन लंबा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहानी की तरह समझते चलिए। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बधानगढ़ के युद्ध में रुद्रचंद का कौन सा सेनापति शहीद हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर दीजिए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।